नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। अब इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए क्या कुछ खास जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, इसके लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। हमारे देश से चावल का निर्यात हमेशा से ही अच्छे स्तर पर किया जाता है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो, इसके लिए अब एपिडा और भारत सरकार मिलकर कार्य कर रही है। जी हाँ, बता दें आपको, अमृत महोत्सव के अंतर्गत अब एपिडा और भारत सरकार मिलकर हमारे किसानों को जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारे किसान निर्यात युक्त अच्छी गुणवत्ता वाले चावल का उत्पादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करके अच्छी आमदनी अर्जित करें। किस तरह से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आइए दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। उपज निर्यात एक ऐसा पहलू है जो किसानों को मुनाफे के द्वार खोलता है, लेकिन उत्पाद या उपज यदि मानक मापदंडों पर खरा ना उतरे तो नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो हर एक पहलू पर जानकारी और नजर रखे, जिससे जोखिम को कम और मुनाफे को बढ़ाया जा सके। लेकिन इसके लिए किसानों को जागरूक होने की भी जरूरत है। ऐसी ही जागरूकता लाने के लिए उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर में उत्तम कृषि प्रक्रिया एवं किसान जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। एपीडा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष डॉक्टर एम अंगमुथु एवं सुश्री शुभ्रा, व्यापार सलाहकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा से किया गया। ये कार्यक्रम चावल निर्यातक संघ उत्तर प्रदेश एवं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। बासमती धान भारतीय परंपरा है और इस परंपरा को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। आज भारत की बासमती धान की पूरी दुनिया में बहुत मांग और नाम है। उन्होंने कहा, सभी किसानों को basmati.net पर अपना पंजीकरण करा लेना चाहिए, जिससे कि इसकी ट्रेसेबिलिटी निश्चित की जा सके और किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। वहीं सुश्री शुभ्रा ने अपने संबोधन में बताया कि किसान प्रमाणित बीज का प्रयोग करें और ये ध्यान रखें उनके पास कोई नकली उत्पाद ना आ जाए। प्रयोग से पहले कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लें, साथ ही सही मात्रा में सही रसायन का सही समय पर प्रयोग करके गुणवत्ता वाली बासमती पैदा करें। इस प्रकार किसान उच्च गुणवत्ता वाली बासमती को दुनिया के कोने कोने में बिखेर कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बासमती चावल जो ग्रो करते हैं हमारे यहाँ, उनके बीच में एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के लिए है कि वो किस तरह से केमिकल्स जो यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ कर रहे हैं, उसको नियंत्रण में यूज़ करें, उसको सही तरीके से यूज़ करें, उसकी जो मानक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उस तरीके से यूज़ करें, क्वालिटी वाले पेस्टिसाइड यूज़ करें। और ये सब हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि जैसा आप सबको मालूम ही होगा कि हमारा बासमती एक्सपोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम एक्सपोर्ट करते हैं, 46 लाख मैट्रिक टन, जो कि हमको करीब 30,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज उससे हमारा विदेशी मुद्रा हमारी अर्न होती है। तो उसमें अभी पिछले कुछ सालों से हमें कुछ देशों से इस तरह का अलर्ट्स आ रहे हैं, इस तरह का वार्निंग्स आ रही हैं कि उसमें कीटनाशक दवाइयाँ ज़्यादा हैं ना। उसलिए हमको लगा कि हमें फार्मर्स से एक्सपोर्टर्स हमारे इस मामले में काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, तो एक्सपोर्टर्स का मानना था कि हमें फार्मर्स तक भी रीच करके उनको एक ये इस तरह का ज्ञान शेयर करना चाहिए कि क्या करा जा सकता है। तो उसी के तहत हमने और एपिडा भी हमारे साथ आई है और हमारे साथ प्लांट क्वारंटाइन वाले भी आए हैं। और ऑफ कोर्स हमारे एक्सपोर्टर्स तो हैं ही हैं, जो ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एंड यूपी राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। सो हम सब लोग ने सोचा कि हम एक यहाँ पे आके जो जहांगीरपुर में यहाँ जगह है जेवर रोड पे, यहाँ पे हमने किया है, क्योंकि यूपी में इनफैक्ट ये हमने एक 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन के तहत हमको लगा ये हम ऐसे 75 इंटरेक्शंस रखेंगे और यूपी उत्तर प्रदेश हमारा सबसे अग्रिम है इन चीज़ों में। तो हमने सोचा शुरुआत यहीं से करते हैं और उसके बाद हम और डिफरेंट लोकेशंस में जाके, ताकि फार्मर को कहेंगे कि क्या करा जाए क्या नहीं। इस संस्थान ने एपीडा के साथ मिलकर, कृषि मंत्रालय के, भारत सरकार के साथ मिलकर ये किसानों के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम किसानों तक पहुँचें और उन्हें ये बताएं कि आपको जो बासमती धान की जो पैदावार है वो सही तरीके से कैसे करनी है, एक अच्छी पैदावार कैसे लेनी है। और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमें किसानों तक इस बात को पहुंचाना, इस संदेश को पहुंचाना
कि हमें जो हमारे पेस्टिसाइड रहित बासमती को पैदा करना है, क्योंकि हमारा जो निर्यात बासमती का होता है, आपको पता है कि हमारे देश से जो कृषि उपज का जो निर्यात है उसमें सबसे सर्वोपरि बासमती है। बासमती हमारे देश से सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादों में एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बासमती के निर्यात को स्वच्छ रखें, सेफ रखें और पेस्टिसाइड रहित रखें, तभी हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। इस प्रक्रिया में हम अपने किसान भाइयों तक हम ये कहना चाहते हैं कि आप पेस्टिसाइड डालिए, लेकिन केवल तभी डालिए जब जरूरी है। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 125 किसान शामिल हुए। किसानों को कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता से बासमती की खेती कैसे की जाए। जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि किसानों को ये बताया जा सके कि अगर आपको अच्छी उपज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद का मूल्य आपको ज़्यादा मिले, तो आप सही मात्रा में कीटनाशकों का, खाद का, दूसरे केमिकल हैं उनका प्रयोग करें, उनको सही समय पर उनका इस्तेमाल करें, उनको सही तरीके से उनका इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि अगर हमारा जो चावल का उत्पाद है जब भी हम विदेश में निर्यात करेंगे, अगर हम उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर रहे हैं, जिस तरीके से अगर कीट जो उनकी ये क्या जो उन्होंने अपना मात्रा निर्धारित की हुई है, हम अगर उसके मुताबिक भेज रहे हैं तो हमें उसका उत्पाद का मूल्य भी अच्छा मिलेगा, हमारे देश का निर्यात भी बढ़ेगा। और ये इसी श्रृंखला में ये हम लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ आज यहाँ पे किया गया है। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान देश से बासमती के निर्यात को बढ़ाने के लिए कुल 75 कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बासमती कैसे पैदा की जाए एवं बासमती के निर्यात को बढ़ाने के लिए किन किन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना है, इस पर पूरी जानकारी किसानों को दी जाएगी। कार्यक्रमों के दौरान निर्यातक, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी संगठन, विभिन्न एक्सटेंशन बॉडीज़ और देश के बासमती उत्पादक किसान शामिल रहेंगे। इसी दृष्टि से उत्तर प्रदेश के आज जीबी नगर ज़िले से जेवर से ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज 150 किसानों को ट्रेनिंग दी गई कि वे कैसे बासमती की अच्छी खेती करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने में बिखेर कर इस देश का नाम और विदेशी मुद्रा का भंडार कैसे भर सकते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार रसायनों एवं खाद के प्रयोग के द्वारा उच्च गुणवत्ता की बासमती पैदा की जा सके और भारतीय चावल की मांग विदेशों में और बढ़ सके। एक महत्वपूर्ण सदस्य है फॉर्च्यून राइस लिमिटेड, पूरे विश्व की राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन का। हम जहांगीरपुर क्षेत्र, अरनिया क्षेत्र व खैर क्षेत्र में अपनी खेती करवाते हैं बासमती धान की, जिसमें हम रोपाई से लेके कटाई तक की, जहाँ पर BDF भी अपना प्रोजेक्ट करता है, रोपाई से लेके कटाई तक की हम असली, असरदार व सुरक्षित दवाइयाँ का प्रयोग करवाते हैं। हमारा 5000 एकड़ में अरनिया में रजिस्ट्रेशन है, 5000 खैर में है, 5000 अब जहांगीरपुर में होने जा रहा है। हमारी कंपनी अपने डॉक्टरों को भेजकर फसल की देखभाल करवाती है। ये सुनिश्चित करते हैं हम कि फसलों में किसानी कोई रोग ना आए। उसके बाद नियमित रूप से डॉक्टर से जाके फसल की देखभाल करते हैं, किसान को एडवाइस करते हैं। एक एडवाइजरी फंक्शन है, एक सर्विस सेक्टर की तरह हम काम करते हैं। सरकार ने जो फसल बीमा योजना चलाई है उससे किसान लाभ ले रहे हैं और जो किसान नहीं करा रहे वो नहीं लाभ ले रहे हैं, और हम उस योजना का लाभ ले रहे हैं और गेहूं की फसल के लिए, गन्ना की फसल के लिए और चावल की फसल के लिए वो भी लाभ ले रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमारी मिट्टी की जांच और हमारी जो फसल की जो वैसी जांच हैं वो भी मुफ्त कराई जाती हैं, और हम दिल्ली के RVL फार्म से बीज लेके आते हैं
जो भी बीज लेके आते, गवर्नमेंट हमें छूट पे बीज भी प्राप्त करती है, जो सब्सिडी हमें प्राप्त होती है उसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें जो हम तो BPL धारक भी हैं, छोटे किसान हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट खूब दे रही है। हाँ, यानी हम तो हर चीज़ से गवर्नमेंट से खुश हैं। हमारा जो बासमती निर्यात विकास मोदीपुरम मेरठ और एपिडा दिल्ली ने मिलकर एक 75 प्रोग्राम का कार्यक्रम शुरू किया है, जो भारत के ज्योग्राफिकल एरिया में बासमती जहां उगाया जाता है उस क्षेत्र में 75 प्रोग्राम किए जाएंगे। जो सबसे पहला प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जहांगीरपुर कस्बे में किया गया है। इसमें काफ़ी किसानों ने भाग लिया है। वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर किसान उच्च गुणवत्ता की बासमती पैदा कर सकेंगे, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि की जा सकेगी और देश बासमती चावल के निर्यात के द्वारा अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि पशुपालन में अगर आपको और भी ज़्यादा उन्नति करनी है, अपनी आमदनी को बढ़ाना है, अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना है, तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में क्या है हमारे वैज्ञानिकों की सलाह, आइए देखते हैं। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। इसे शुरू करने के लिए सरकारी संस्थानों से या फिर मछुआरों से सीप खरीदकर पालन शुरू किया जा सकता है। सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं। धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वह उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। मोतियों की बाजार में अच्छी मांग होने के कारण इससे बेहतर मुनाफा लिया जा सकता है। किसान मछली पालन के साथ साथ भी सीप पालन कर सकते हैं। इसके लिए जिस तालाब में मछली पालन किया जा रहा है, वहां बांस गाड़कर और दोनों ओर से रस्सी बांधकर उस रस्सी में सीप को लटकाया जाता है और करीब 8 से 10 माह में सीप मिल जाते हैं।
सीप के साथ ही मछली पालन भी चलता रहता है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सीप और मछली पालन में अलग से कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है। कम जगह में अधिक आय संभव, सीप पालन में काफी आसान। इसे शुरू करने में लागत कम आती है। मछली के साथ सीप पालन कर सकते हैं। सीप पालन के लिए तालाब में 5 से 6 फीट पानी होना चाहिए। इस तालाब में सबसे पहले चूना डाला जाता है। इसके बाद खाद डाली जाती है, जिसमें गोबर की या शूकर की खाद इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा यूरिया भी डालें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उचित मात्रा में पादप प्लावक होने चाहिए। इस तरह छोटे तालाबों में करीब 30 से 35 हजार सीप पाले जा सकते हैं। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुना 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीड के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 महीने बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। इस व्यवसाय को कम कीमत में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर एक सीप लगभग 20 से 30 रुपए की आती है। वहीं बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए होता है। इसके अलावा मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को भी बाजार में बेचा जा सकता है। सीप से कई तरह के सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वे सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं और नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोंटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से। आइए मुलाकात करते हैं उनसे, जानते हैं कैसा रहा उनका सफर और कैसे उन्होंने हासिल किया ये मुकाम। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती को अपना रहे हैं। रासायनिक खेती से जहां पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर दिखाई देने लगा है। इस गंभीरता को समझा राजस्थान के किसान हुकुमचंद जी ने। जैविक खेती में किए गए उनके प्रयासों की वजह से ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। राजस्थान जिला झालावाड़ के रहने वाले हुकुमचंद पाटीदार जी का खेती से बड़ा गहरा नाता है। वो पहले रासायनिक खेती किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे रासायनिक खेती के दुष्परिणाम सामने आते गए, वैसे वैसे हुकुम जी ने इससे नाता तोड़ लिया और साल 2003 से जैविक खेती का रुख कर लिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें पहले के मुकाबले 60% कम पैदावार मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका लक्ष्य रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को अपनाना था। वो अपने फैसले पर अडिग थे और इसी फैसले के तहत हुकुम जी ने अगले साल 40 एकड़ खेत में जैविक खेती की। इस बार खेती करते हुए उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। जब रासायनिक खेती भी हमारे पूर्वज अभी लंबे समय से सन 1965-66 से करते चले आ रहे थे, अब दिक्कत ये आई कि धीरे धीरे परिवार के लोग अस्वस्थ होने लगे, हमारी धरती अस्वस्थ होने लगी और इससे ऐसा लगा कि शायद हम जो अन्न खा रहे हैं उसमें एक जहर डाल के हम खा रहे हैं। तो जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा जीवन होगा, तो हम कम से कम अन्न तो शुद्ध खाएं। इस दृष्टि को लेके हमारी धरती माँ को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, हमारे मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य को बचाना है। इन सब बातों को ध्यान में रख के जब हमने जैविक खेती शुरू की। हुकुम जी अपने खेतों में जैविक फसलें उगाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्य रूप से हरी खाद, जीवामृत, पंचगव्य, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े से गड्ढे बना के और हम डालते हैं इनके ऊपर, जैसे गाय का मूत्र है, गाय का गोबर है और इसमें चूना उसका मिला के जब हमारे कीट लगते हैं तो उसका लेप करते हैं। इसमें थोड़ा सा नीला धोता डाला जाता है और इससे हमारे कीटों की रक्षा हो जाती। जैविक खाद के उपयोग से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता गया और पैदावार में इजाफा। इस अभूतपूर्व सुधार से प्रेरित होकर हुकुम जी अपने फार्म हाउस पर ही जैविक खाद बनाने का काम करते हैं। साथ ही आसपास के किसानों को भी जैविक खेती के सकारात्मक परिणामों के बारे में बतलाते हैं। इतना ही नहीं, वो किसानों को अपने द्वारा बनाई जैविक खाद इस्तेमाल करने के लिए भी देते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए हमने विशेषकर वर्मी कंपोस्ट जो केंचुओं द्वारा तैयार होता है, उसकी एक बहुत बड़ी यूनिट हमारे पास है। कम से कम 40 किलो के 500 बैगों का उत्पादन हर साल हमारे पास होता है। उसको हम एक नमी युक्त जमीन में डालते हैं और इसके अलावा भी हम है ना जो
बसंत ऋतु के समय पे एक बहुत बड़े कहीं गौशालाओं से गोबर की खाद का कलेक्शन किया, हमारे पशुओं के बाड़े से कलेक्शन किया और इसको लाके और एक फर्टिलाइज़र में बदल देते हैं। इसके अंदर हर एक सप्ताह के अंदर इसमें गौमूत्र का, इसमें कुछ गुड़ का स्प्रे हमारे किया जाता है ताकि इसमें कुछ हमारे सूक्ष्म जीवाणु इस खाद के अंदर उत्पन्न हो जाएं। हुकुम जी बताते हैं कि उनका दायरा खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने फार्म हाउस में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है जिसमें 42 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें से 28 तरह के जैविक उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं। उनकी जैविक उत्पाद देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। जैविक खेती को बारीकी से समझने वाले हुकुम जी बताते हैं कि प्रकृति में हर जीव का अपना अलग योगदान है। यदि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है तो जैविक खेती को अपनाना ही होगा। हम कहते थे वैज्ञानिकों को कि साहब हमारी धरती बहुत कठोर हो गई है, हम इसका क्या करें, तो वो कहते थे कि इसको बहुत गहरी हंकाई कीजिए गर्मी के अंदर। तो गहरी हंकाई करने से उनका तो मकसद था कि कीट मारे जाएंगे, पर उन कीटों के साथ हमारे जो 70% मित्र कीट थे वह भी मरने लगे। इसलिए हमने हाँकना भी उसको कम कर दिया। मुश्किल से अभी गर्मी की हंकाई 2 या 3 इंच से हम ज़्यादा गहरी नहीं करते, ताकि हमारे कीट जो 10 इंच के नीचे गहराई तक है, धरती के अंदर जो केंचुए हैं, जो हमारे मित्र कीट हैं, वो सुरक्षित रहें। एक छोटी सी सीख से शुरू किया गया उनका ये सफर और आज बड़े पैमाने पर असर दिखा रहा है। उनके क्षेत्र में करीब 400 हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है, जिसमें करीब 360 किसान अपना योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जैविक खेती का ये दायरा आसपास के क्षेत्रों में भी फैल रहा है, जिससे वर्तमान में ही नहीं भविष्य में भी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और किसी भी समय आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम गाँव किसान। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।